नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में आपका स्वागत है। और सर ने आपको ज्योग्राफी के एमसीक्यू करा दिए थे यहाँ पे तक। पहले मैंने करवाए थे, आधे सर ने करवाए, और हमें करना है आज 4 चैप्टर जलवायु, ठीक है ना। तो जलवायु है, तो पहला क्वेश्चन है जलवायु का। चलिए, मानसून के संबंध में आपको बताना है मानसून के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द से हुई है। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। तो इसमें क्या हो जाएगा ना, दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही हैं। ये पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है। किससे हुई है? मौसम से, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसमें भी आपको सत्य बताना है, ठीक है। पहला है, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की एक विशाल क्षेत्र की मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का औसत योग है। मौसम तथा जलवायु दोनों के तत्व एक ही होते हैं। इसमें बताना है आपको कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला और दूसरा तो बिल्कुल सही है और तीसरा भी सही है, ठीक है ना। तो इसमें तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। जो मौसम होता है ना, वो एक विशेष समय के लिए होता है, मतलब छोटे से समय के लिए। जबकि जो जलवायु होता है वो लंबे समय की एक औसत वो होता है, मौसम के बताता है, वो मौसम की अवस्थाएं। पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम की अवस्था प्राय एक ही दिन में कई बार बदलती है। जलवायु एक विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि 30 से 35 वर्ष में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का औसत योग होता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व क्या क्या होते हैं? तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण, ठीक है, एक ही होते हैं दोनों के तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन है दक्षिण एशिया में, पश्चिमी एशिया में या दक्षिण पूर्व एशिया में। तो इसमें पश्चिमी एशिया में नहीं पाई जाती है। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन सी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है और भारत की जलवायु को भी क्या बोला जाता है? मानसूनी जलवायु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वर्षण की प्रादेशिक विविधताओं के संबंध में आपको बताना है और इसमें आपको क्या बताना है? सत्य बताना है। पहला है कि हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है। तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु के आरंभ में होती है। और तीसरा है कि उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। ये कह रहा है ना, इसमें आपको सत्य बताना है। तो देखो, पहला तो बिल्कुल सही है और दूसरा भी बिल्कुल सही है। मैं आपको बताती हूँ, जो उत्तरी मैदान है, ये है उत्तरी मैदान, ठीक है। वो कह रहा है ना कि जो वर्षा की मात्रा है वो यहाँ पे ज़्यादा होती है और यहाँ पे कम होती है, पश्चिम से पूर्व घटती जाती है, वो कह रहे हैं। जबकि सबको पता है कि पूर्व से पश्चिम घटती है ना। मेघालय में सबसे ज़्यादा होती है, फिर यहाँ धीरे धीरे घटती रहती है, फिर दिल्ली में थोड़ी कम होती है, और राजस्थान में अगर आप जाओगे तो बहुत ही कम हो जाती है, लद्दाख में भी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, ना कि पश्चिम से पूर्व। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अगर तीसरा काट दो तो आंसर हमारा आ रहा है 1 और 2। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शीत ऋतु के आरंभ अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। वार्षिक वर्षण मेघालय में 400 सेंटीमीटर है, जबकि लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में कितना है? 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है। जो क्षेत्र की जलवायु होती है ना, उसको नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक आपको बताने हैं। पहला है अक्षांश, दूसरा है समुद्र से दूरी, तीसरा है देशांतर, वायुदाब और तुंगता यानी कि ऊंचाई। तो आपको बताना है कि जलवायु को नियंत्रित कौन कौन करते हैं, ठीक है ना। अक्षांश बिल्कुल सही है, समुद्र से दूरी भी ये भी बिल्कुल कारक है, वायुदाब और ऊंचाई। देशांतर का कोई काम नहीं होता जलवायु में, ठीक है ना। तो इसको अगर तीसरा में काट दूँ तो ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, बाकी सब तो हैं ही, इसका आंसर होगा 1 2 4 5। पढ़ लेते हैं एक बार। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक होते हैं: अक्षांश, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और तुंगता और उच्चावच लक्षण, ठीक है। ये सारे कौन होते हैं? जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, मानसूनी जलवायु के बारे में आपको बताना है।
कि सत्य बताना है, ठीक है ना। तो पहला है कि मानसूनी जलवायु की क्षेत्र विभिन्नता अनेक प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक होती है, मानसूनी जलवायु, ठीक है ना। और दूसरा बोल रहा है कि मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। तीसरा है भारत की जलवायु की विभिन्नता के कारण यहाँ के भोजन, वस्त्र, आवास में विविधता उजागर होती है। ये सिर्फ आपको प्री के लिए नहीं बल्कि मेंस एक तरह से कॉन्सेप्ट भी आपका बन रहा होगा। ये तीनों के तीनों सही हैं, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। मानसून और भारत का आर्थिक सामाजिक जीवन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो भी गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं। मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत का 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर है, जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पर आधारित है। हिमालयी प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर यथेष्ट गर्मी रहती है, जिससे संपूर्ण वर्ष खेती की जा सकती है। मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता अनेक प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। भारत में कृषि समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने और उसके पर्याप्त वितरित होने पर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ये एक और है कि मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या भी उत्पन्न कर देता है। और जो जलवायु की विभिन्नता है भारत में, वो यहाँ के भोजन, आवास और वस्त्र में विविधता की उजागर होती है। आपने देखा होगा, जैसे आप चले जाओ मेघालय में, है ना, और इधर चले जाओ गोवा में, सब अलग अलग, मुंबई चले जाओ अलग अलग वस्त्र पहनते हैं, राजस्थान चले जाओ सबका अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग हर चीज़, सब कुछ अलग है भारत में। भारत विविधताओं का देश माना जाता है, तो कहीं ना कहीं वो जलवायु की विभिन्नता एक कारण है उसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। भारत की जलवायु, सत्य बताना है आपको। भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्णकटिबंधीय दोनों जलवायु की विशेषताएं उपस्थित हैं। भारत में कर्क रेखा के उत्तरी भाग में कम दैनिक एवं वार्षिक तापांतर पाया जाता है। भारत के दक्षिणी भाग में उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। आपको बताना है इसमें कि कौन कौन से सत्य हैं, ठीक है। तो इसका देखो, पहला तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। पहला क्या है कि उष्ण और शीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे ना भारत में कर्क रेखा के यहाँ पे आ जाएगा दक्षिणी भाग में कम दैनिक और एवं वार्षिक तापांतर पाया जाता है, क्योंकि वो जो भारत में दक्षिण कर्क रेखा के नीचे वाला भाग है वो एक तरह से उष्ण कटिबंध में आ जाता है ना, तो ये यहाँ पे दक्षिणी भाग आ जाएगा और उल्टा दे रखा है। और यहाँ पे आ जाएगा भारत के उत्तरी भाग में उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। इसका आंसर केवल 1 आएगा। पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। केवल कथन 1 सत्य है। कर्क रेखा देश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित उष्ण कटिबंधीय पड़ता है। अतः भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की जलवायु की विशेषताएं उपस्थित है, ठीक है ना। और नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि दूसरा जो है वो असत्य है। मैंने अभी आपको बताया कि उल्टा दे रखा है। भारत का दक्षिणी भाग कर्क रेखा में दक्षिण में स्थित है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, तो उस वजह से उसका क्या होता है ना, वो निकट होता है किसके, भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण पूरे वर्ष ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक तथा वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है, ना कि उत्तरी भाग में। और जो तीसरा वाला स्टेटमेंट था उसमें था कि कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भारत के उत्तरी भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सत्य बताना है। भारतीय जलवायु के संबंध में हिमालय पर्वत की भूमिका। पहला है, हिमालय पर्वत एक जलवायु विभाजक की भांति कार्य करता है। दूसरा है, हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। इसमें आपको बताना है सत्य, तो इसमें दोनों सही हैं। हिमालय है ना, देखो ये है इंडिया, ठीक है ना। यहाँ पे एक मिनट मैं दोबारा बनाती हूँ, ये है इंडिया, ठीक है ना। ऐसे करके ये हो गया। अब ऐसे में मैप तो बन नहीं रहा है, थोड़ा सा आप देख लेना। ये हिमालय है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है ना, जैसे यहाँ से भी आई, मतलब हवाएं ये टकराई, यहाँ पे है ना, बारिश हुई, ठीक है ना। और फिर यहाँ से यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे जो हिमालय होता है, जैसे यहाँ की जो ठंडी हवाएं आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, शीत हवाएं। जैसे रूस हमारे ठीक ऊपर है, चीन हो गया, रूस हो गया, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो ठंडी हवाएं होती है ना, अगर हिमालय नहीं होता ना, तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मरुस्थल होता, क्योंकि ठंडी हवाएं आती हैं, शीत एक तरह से शीत ऋतु हवाएं चलती हैं, तो पूरा का ठंडा होता, क्या होता है, पूरा का पूरा एक तरह से मरुस्थल होता है यहाँ पे। तो हिमालय है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हवाएं जो मानसूनी हवाएं आती हैं वो टकराती हैं और बारिश करती हैं, ठीक है ना, इधर से या फिर इधर से पश्चिम बंगाल और ये अरब सागर की पूरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से जलवायु विभाजक का कार्य कर रहा है यहाँ पे हिमालय, ठीक है ना।
मतलब भारत में एक तरह से जो शीत हवाएं होती हैं वो नहीं आ पाती कहीं ना कहीं हिमालय की वजह से। दूसरा उसने बोला कि हिमालय पर जो हिमालय है वो वर्षा का कारण बनता है। बिल्कुल बनता है, क्योंकि हवाएं टकराती हैं हिमालय से तो बारिश होती है वहाँ पे, है ना। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? दोनों सही हैं। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है लगभग। हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु राज्य की भूमिका निभाता है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला मध्य एशिया से आने वाले ठंडी हवाएं, जो ये मध्य एशिया है ना, यहाँ से जो ठंडी हवाएं आती हैं ना, उसको कहीं ना कहीं रोकता है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश होने से रोकता है हिमालय। इस प्रकार हिमालय पर्वत मानसूनी पवनों को रोककर भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण भी बनता है। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? जो यहाँ पे जब वो होता है ना ठंडा, मतलब सर्दियों वाले दिन होते हैं, तब यहाँ पे जो है बारिश होती है। सबको पता होगा शीत ऋतु में बारिश होती है ना। तो वो कह रहे उत्तर पश्चिम भाग में, वो कह रहे क्या है इसके कारण, इसका कारण मतलब उत्तरदायी कौन सा कारण है इसके लिए? चक्रवाती अवदाब, मानसून की वापसी, दक्षिण पश्चिम मानसून या पश्चिमी विक्षोभ? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है ना। यहाँ से आती है पश्चिमी विक्षोभ और वो यहाँ से टकराती है और यहाँ पे क्या करती है? बारिश करती है शीत ऋतु में। पढ़ लेते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा होती है और शीतकालीन रात्रि के तापमान में वृद्धि भी हो जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में आपको बताना है, इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सत्य बताना है। पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होते हैं। दूसरा, भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। तो देखो दूसरा तो बिल्कुल सही है कि पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा भारत में इनका प्रवेश होता है, लेकिन पहला बिल्कुल गलत है। कैस्पियन सागर नहीं बल्कि भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। कहाँ होते हैं? भूमध्य सागर में। तो केवल दूसरा इसका सही हो जाएगा और 1 इसका असत्य है। पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। भारत में पश्चिमी विक्षोभों का प्रवेश पश्चिमी जेट के द्वारा होता है। शीत ऋतु में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये कुछ मतलब कुछ पवन के बारे में बता रहा है और आपको बताना है कि किसके बारे में बता रहे हैं, किस प्रवाह या पश्चिमी, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं। ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। तिब्बत की उच्च भूमि इन पवनों के प्रभावों के मार्ग में अवरोधक का काम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये पवनें 2 भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में और दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। तो ये किस हवाओं के बारे में कह रहा है? तो ये कह रहा है जेट प्रवाह के बारे में। किसके बारे में कह रहा है? जेट प्रवाह के बारे में ये स्टेटमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना कि जेट प्रवाह कहाँ से कहाँ तक होती है। और पढ़ लेते हैं। ये वैसे इसमें दे नहीं रखा है, पूरा उसी में दे रखा था। भारत में जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण यानी कि ITCZ के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के साथ यह क्षेत्र उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। इसमें आपको सत्य बताने हैं और मेरे साथ दोनों इसका बिल्कुल सही है। ठीक है ना। पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं? पहला है एल नीनो, पश्चिमी जेट धाराएं, तिब्बत का पठार। आपने सुना भी होगा एल नीनो आता है, एल नीनो, ला नीना, है ना। बताना मुझे क्या होता है। वैसे सर ने आपको समझाया है, क्योंकि मेरे को पता है सर ने ये सब चीज़ें समझाई हुई है करंट अफेयर में। जब सर पढ़ाते हैं तो ये सब चीज़ें भी समझाते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तीनों की तीनों जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। देखो, एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 3 या 4 साल बाद प्रकट होता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा एवं बाढ़ जैसी मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। और भी तरह का एक्सप्लेनेशन,
हाँ, पश्चिमी जेट धाराओं के कारण भारत में जाड़े के मौसम में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा होती है। अभी मैंने ऊपर बताया था कि जेट धाराएं आती हैं तो यहाँ पे वर्षा होती है। तिब्बत का पठार संपूर्ण भारतीय प्रायद्वीप में दबाव प्रणाली के परिवर्तन का प्रमुख कारण है, जिसके कारण इसका भारतीय मानसून पर भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून प्रस्फोट के लिए निम्नलिखित में से किसे जिम्मेदार माना जाता है? मतलब मानसून का फटना किसे जिम्मेदार माना जाता है? पश्चिमी जेट धाराएं, पूर्वी जेट प्रवाह, व्यापारिक पवनें या ला नीना? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी जेट प्रवाह। इसके कारण क्या होता है? मानसून प्रस्फोट होता है। मानसून के आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और लगातार कई दिनों तक यह जारी रहता है। इसे मानसून का फटना या प्रस्फोट कहते हैं। पूर्वी जेट प्रवाह को भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। किसको? पूर्वी जेट प्रवाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानसून के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मानसूनी पवनें नियमित पवनें होती हैं। भारत में वर्षा लाने वाला एकमात्र तंत्र अरब सागर से उठने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून धारा है। भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है और मानसून की वापसी भी सबसे बाद में होती है। तो इसमें आपको क्या बताना है? सत्य बताना है। तो इसमें जो सत्य है केवल और केवल तीसरा है। एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। एक बार मानसूनी पवनें नियमित नहीं होती है जबकि अनियमित होती है। ठीक है ना, ये याद रखना कि मानसूनी पवनें अनियमित होती है, नियमित नहीं होती है। कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम, ऐसे होती है। ठीक है ना, मानसूनी। और दूसरा बोल रहा है कि भारत में वर्षा लाने वाले एकमात्र अरब सागर नहीं, बंगाल की खाड़ी भी तो है। एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। देखो, मानसूनी पवनें नियमित नहीं होती हैं, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती हैं। भारतीय मानसून के समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक होता है। और दूसरा भी असत्य है, क्योंकि भारत में वर्षा लाने वाले दो तंत्र हैं। पहला उष्णकटिबंधीय अवदाब, दूसरा बंगाल की खाड़ी। उसमें भी आगे पूर्व में दक्षिण चीन सागर में पैदा होता है तथा उत्तरी भाग के मैदानी भागों में वर्षा करता है। दूसरा तंत्र जो अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा है, जो भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करती है। देखो, ऐसा है ना, यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से मानसूनी वर्षाएं होती हैं। और तीसरा क्या है? मानसूनी पवनों के द्वारा सबसे पहली वर्षा द्वीपों पर होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक होती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानसून की जो अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो कहाँ पर मिलती है, ये आपको बताना है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में, गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में। ये दोनों शाखाएं कभी नहीं मिलती। देखो, ये है ना, और ये है मैदान। ठीक है, गंगा तो यहाँ से भी आती हैं जो हवाएं, यहाँ पहले मेघालय, फिर यहाँ से चलती है यहाँ तक, फिर ये जो अरब सागर से होती है वो भी यहाँ पे तक, पहले यहाँ पे करती हैं, फिर इधर घूम ऐसे। तो कहाँ मिल रही हैं? ये गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में, यहाँ पे मिलती हैं ये। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा सी। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण छोर में प्रवेश करता है। इसके बाद ये दो भागों में बढ़ जाता है। अरब सागर, अभी मैंने ऊपर बताया दो शाखा में, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर शाखा या बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठावाड़, पुणे और बेंगलुरु में कम वर्षा होने के प्रमुख कारण आपको बताने हैं। पहला, यहाँ वनों का प्रतिशत बहुत कम है। यह क्षेत्र पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में है। इन क्षेत्रों में प्रदूषण का अत्यधिक होना है, कारण स्पष्ट नहीं है। देखो, ये है। ठीक है, और मराठावाड़, पुणे, ये सब यहाँ पे हैं। ये हो गया आपका पश्चिमी हो गया। ठीक है ना, पश्चिमी भाग हो गया भारत का। तो क्या होता है ना, जब हवाएं यहाँ पे आएंगी, टकराती हैं इससे, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे जब टकराती है तो ये यहीं पे वर्षा कर देती हैं। यहाँ इस साइड ये वर्षा नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती? क्यों? वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र। पश्चिमी घाट के ये सब क्या है? वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ बारिश में कम वर्षा होती है, बारिश इतनी नहीं हो पाती। ठीक है ना, पढ़ लेते हैं। मराठावाड़, पुणे और बेंगलुरु पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित हैं। इस कारण से इन जगहों पर वर्षा कम होती है। अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसूनी पवनों को पश्चिमी घाट रोकते हैं। ये पवनें पश्चिमी घाट के ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती हैं। अतः ये पवनें तत्काल ठंडी होकर पश्चिमी घाट के पवनाभिमुखी ढाल, इसको क्या बोलते हैं? पवना अभिमुखी ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर तक वर्षा करती है। और पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पवनें नीचे उतरती हैं और गर्म होने लगती हैं। इससे इन पवनों की आर्द्रता में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित क्षेत्रों में नाम मात्र की वर्षा होती है और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में तमिलनाडु के शुष्क रहने के कारण आपको बताने हैं और इसमें सही उत्तर आपको चुनना है। तमिलनाडु का तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समांतर पड़ता है।
यह दक्षिण पश्चिमी मानसून के अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। पहला तो अच्छा शुष्क रहने के कारण आपको बताने, तो पहला तो बिल्कुल सही है, लेकिन अच्छा दूसरा भी बिल्कुल सही है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर शाखा है ना, उसके वृष्टि छाया क्षेत्र में ये पड़ जाता है ना। देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पड़ता है तमिलनाडु, तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ रहा है, तो इसीलिए इसका ये भी एक कारण है। ये तो एक कारण है ही सामान्यतः बंगाल की खाड़ी में। और याद होगा आपको तमिलनाडु में कब होती है, शीत ऋतु में बारिश होती है। एक बार पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तमिलनाडु का तट वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है। इसके लिए कारण दो कारण है। एक तो बंगाल की खाड़ी में मानसूनी पवनों का समानांतर पड़ना, क्योंकि तमिलनाडु यहाँ पे है और ये बंगाल की खाड़ी यहाँ पे तो समानांतर है, तो समानांतर में नहीं होती है कभी वर्षा। तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून का अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसूनी वर्षा की विशेषताएं आपको बतानी है। पहला, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है। चलिए दूसरा पढ़ लेते हैं। मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ मानसूनी वर्षा की मात्रा घटने लगती है। और चौथा है कि मानसूनी वर्षा स्थानिक वितरण एक समान है। अच्छा, चौथे ने तो बिल्कुल ही वो कर दिया कि एक समान है। अभी मैंने आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ कि कहीं पे कम हो रही है, कहीं पे ज़्यादा वर्षा हो रही है, फिर यहाँ पे घट रही है, मेघालय में ज़्यादा है ना, धीरे धीरे यहाँ पे घट रही है, राजस्थान में बहुत कम हो जा रही है, फिर लद्दाख में कम। ऑब्वियसली ये तो गली एक समान गलत ही है ये तो। चौथा अगर मैं हटा दूँ तो ये तो, और दूसरा वो कह रहा है कि मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। मैंने आपको बताया था ये मानसूनी वर्षा का जो कारण होता है, तो इसमें 1, 2, 3 तीनों आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, 4 को छोड़ के। पढ़ लेते हैं। मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण एक समान नहीं है बल्कि असमान है। 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर एवं इससे अधिक वर्षा के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून के विच्छेद के संबंध में आपको, अच्छा इसमें असत्य पूछ रहा है, देखो कथन असत्य बताना है। उत्तर भारत के मैदान में मानसून विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से होता है। दूसरा है, पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण उष्ण चक्रवातों का आना है। इसमें आपको असत्य बताना है। इसमें दूसरा बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, ये चक्रवात ये गलत है। तो पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा ना हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। ये विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों के कारण से होते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारण होते हैं। जैसे उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से, अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है। देखो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा था, पश्चिमी तट पर, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उत्तरी भारत के जो विशाल मैदान है ना, उसमें अगर मानसून का विच्छेद होता है तो वो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की कम हो जाने से होता है, ठीक है। पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद कब होता है, जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर बहने लगती हैं। अभी मैंने आपको, जैसे तमिलनाडु है तो वो बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ पे समानांतर है। राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा कराने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। जो आर्द्र पवनें होती हैं उनकी वजह से बारिश होती है, वो ऊपर ही नहीं उठ पाती, वो नीचे रह जाती। क्यों? क्योंकि ऊपर गर्म हवा, मतलब एक तरह तापमान विलोमता जाती है, तो इस वजह से क्या होता है, मानसून विच्छेद हो जाता है। ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, अच्छा इसमें सत्य बताना है, ठीक है ना। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहते हैं। लौटती हुई मानसूनी पवनें अरब सागर से जलवाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती हैं। देखो पहला तो बिल्कुल सही है, ये गलत है। यहाँ पे अरब सागर नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी होता है। मैंने अभी आपको बताया तमिलनाडु यहाँ पे लास्ट में जब लौटता है मानसून, एक तरह से शीत अक्टूबर के टाइम पे यहाँ पे बारिश होती है, वही बंगाल की खाड़ी से वो जलवाष्प ग्रहण करती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर केवल 1 हो गया। पढ़ लेते हैं। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगता है और मध्य अक्टूबर तक या दक्षिणी भारत को छोड़ से समस्त भारत से निवर्तित हो जाता है। लौटती हुई मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्व मानसून के रूप में कहा तमिलनाडु में वर्षा करती है। चलिए नेक्स्ट है, तमिलनाडु में वर्षा होती है। अभी ऊपर पढ़ लिया है हमने कि तमिलनाडु में क्यों होती है वर्षा। दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों द्वारा नहीं, इसके द्वारा तो होती ही नहीं है। उत्तर पूर्वी मानसूनी द्वारा, पूर्वी विक्षोभ के कारण, वर्षा के कारण नहीं, केवल और केवल उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों द्वारा। अभी हमने पढ़ा उत्तर पूर्वी मानसूनी। पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों के द्वारा होती है। जब मानसूनी पवनें भारतीय उपमहाद्वीप से लौटने लगती हैं तब वे बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन के क्या कारण है, मतलब मानसून का वापस लौटना, है ना। अभी मैंने कहा निवर्तन, तो इसके क्या कारण हो सकता है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाली चक्रवाती अवदाब,
पूर्वी जेट स्ट्रीम, और सूर्य का दक्षिणायन होना, पश्चिमी विक्षोभ। तो ऑब्वियसली जब सूर्य का दक्षिणायन होता है ना, तब जो मानसून का निवर्तन होता है। याद रखना, सूर्य का दक्षिणायन होना। पढ़ लेते हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीनों को मानसून का निवर्तन कहते हैं, ऋतु कहा जाता है, अर्थात मानसून पीछे हटने लगता है। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब की द्रोणी भी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है। ITCZ पढ़ा होगा आपने, अभी ऊपर भी मैंने बताया था। तो इससे दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने लगता है और दिसंबर के मध्य तक निम्न वायुदाब का जो केंद्र होता है वो प्रायद्वीप से पूरी तरह हट चुका होता है। याद रखना, कोई पूछेगा मानसून लौट रहा है, इसका क्या कारण है, तो ऑब्वियसली जो सूर्य है वो दक्षिणायन हो रहा है ना। कर्क से फिर जाता है कहाँ, वो मध्य रेखा, फिर आएगा तुम्हारा मकर रेखा। तो यही इसका कारण है। चलो आगे बढ़ते हैं। कार्तिक मास की ऊष्मा का संबंध किससे है? कार्तिक मास, याद रखना, कार्तिक मास बोलते हैं अक्टूबर नवंबर का टाइम एक तरह से, ना अक्टूबर मेन होता है मानसून के आगमन से। तो ये तो हो ही नहीं सकता। मानसून आगमन कब हो रहा है? जून में हो रहा है, लगभग समथिंग 15 से 20 जून। मानसून के प्रस्फुट फटने से नहीं, मानसून के विच्छेद से नहीं, मानसून की निवर्तन। अभी मैंने आपको बताया मानसून लौटता है, ऊपर भी देखा सितंबर अक्टूबर के टाइम मानसून लौटता है, मानसून का निवर्तन। तो ये है कार्तिक मास की ऊष्मा, इसको बोला जाता है। पढ़ लेते हैं। कार्तिक मास की ऊष्मा का संबंध मानसून के निवर्तन से है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। ज़मीन में अभी भी नमी होती है, आपने देखा होगा अक्टूबर के टाइम पे एक तरह से नमी होती है ना। उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं में मौसम कष्टकारी हो जाता है। इसे ही कार्तिक मास की ऊष्मा कहा जाता है। वो गर्मी भी नहीं होती, एक अजीब सी चिपचिपी सी गर्मी होने लग जाती है, एक नमी होती है ना, क्योंकि मौसम में। मानसून के निवर्तन की ऋतु में उत्तर भारत में मौसम सूखा होता है, जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। यहाँ अक्टूबर और नवंबर माह वर्ष के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। चलिए नेक्स्ट है। शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस सागर से उत्पन्न होते हैं? ये आपको बताना है कि इनमें जो उस टाइम के जो आ रहे हैं ना उष्णकटिबंधीय चक्रवात, वो किस सागर से उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं हमें? अंडमान सागर, अरब सागर, दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान सागर। क्या हो जाएगा? अंडमान सागर। एक बार पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन भी और आंसर भी देख लेते हैं इसका। तो इसमें यस अंडमान है, और पढ़ लेते हैं कि नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है, जो अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है और भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करता है, जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। जहाँ तक मुझे ध्यान है, सर ने आप लोगों को चक्रवात पढ़ाया है, उष्णकटिबंधीय भी और शीतोष्ण भी। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और अन्य नदियों के घने बसे डेल्टाई प्रदेश इन चक्रवाती तूफानों के शिकार बनते हैं। हर साल चक्रवातों से यहाँ आपदा आती है। कुछ चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के तट से भी टकराते हैं। कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं आपदाओं और चक्रवातों से प्राप्त होती है। ऐसे चक्रवाती तूफान अरब सागर में कम उठते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शीत ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के क्या क्या कारण हैं? शीत ऋतु में आपको बताना है कि अधिक ठंड पड़ने के क्या क्या कारण हैं। समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थिति, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात और पश्चिमी विक्षोभ। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर मैं 2 को हटा दूँ कि उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें, ठंड से इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो इसमें 1, 3 और 4 ये इसका आंसर है, ठीक है ना। 2 हटा दोगे ना अगर आप, तभी आपका आंसर आ रहा है। चलिए पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने के कारण 3 कारण मुख्य हैं। उत्तर भारतीय राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं, अर्थात सर्दी में अधिक ठंड और गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तर भारत में शीतलहर ला देती है। ऐसे अवसरों पर देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाला व कोहरा भी पड़ता है। चलिए नेक्स्ट है। भारतीय उपमहाद्वीप में शीत ऋतु की विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। अच्छा, इसमें देख लीजिए कौन सा कथन असत्य बताना है। देखिए असत्य पूछ रहा है यहाँ पे। चलिए, शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय भागों में तापांतर अधिक होता है तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कम होता है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं।
शीत ऋतु में उत्तरी मैदान विशेष रूप से उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले चक्रवाती विक्षोभ से प्रभावित होते हैं। तो इसमें आपको क्या बताना है, असत्य बताना है। ये हमेशा याद रखना कि क्या पूछ रहा है। तो देखो इसमें जो दूसरा है ना कि इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं, है ना। किस ऋतु में? शीत ऋतु में बता रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें शीत ऋतु में होती हैं, ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा अगर मैं वो कर दूं कि हाँ ये तो सही है, तो दूसरा ऑप्शन को हटा देते हैं, तो केवल तीसरा और पहला बच रहा है। तो तीसरे को भी देख लेते हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदान विशेष रूप से उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले चक्रवाती विक्षोभ से प्रभावित होते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि पश्चिमी विक्षोभ आता है शीत ऋतु में, है ना, उत्तरी मैदान में। तो ये भी बिल्कुल सही है और दूसरा भी सही है, जबकि जो पहला है ना वो बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। तो इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा। एक बार आंसर और एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। केवल 1 असत्य है। तो पढ़ लेते हैं। तापांतर का अर्थ होता है तापमान में अंतर। शीत ऋतु में तटीय भागों में समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण में बहुत ही कम बदलाव आता है। भारत के उत्तरी मैदानों तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। इस समय इन क्षेत्रों में दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। रात्रि का तापमान काफ़ी कम हो जाता है, जो पंजाब और राजस्थान में हिमांक से भी नीचे चला जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा आपको पता चल गया सत्य है कि इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, इसलिए देश के अधिकतर भागों में शुष्क मौसम रहता है। और तीसरा भी सत्य है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवातीय विक्षोभ का अंतर्वाह एक विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पछुआ पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है और पर्वतों पर हिमपात होता है। चलिए आज हम यहीं तक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जब मैं कराऊंगी तब नेक्स्ट चैप्टर और थोड़े से जो क्वेश्चन बचे मैं वो करवाऊंगी। ठीक है ना। और कोई भी आपको सजेशन देना हो तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। चलिए।